हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि यूपी जुडिशरी या यूपी एपीओ और जुडिशरी के जो भी एग्जाम हैं, साथ ही साथ एसजेएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। पहला क्वेश्चन है कि साक्ष्य अधिनियम की किस उपबंध में उसी संव्यवहार के भाग बनाना शब्द का प्रयोग हुआ था। क्या कह रहा है? साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी संव्यवहार का भाग बनाना शब्द का प्रयोग हुआ था। पहला ऑप्शन है कि धारा 5 के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है धारा 6 के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन है धारा 7 के अंतर्गत और चौथा ऑप्शन है धारा 8 के अंतर्गत। तो आपको पता है कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। धारा 6 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार के भाग अर्थात रेस जेस्टे का सिद्धांत दिया गया है। ठीक, अब जो है इसलिए जो है इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा धारा 6 के अंतर्गत। लेकिन आपको अब पता होगा कि अब क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया है जिसकी धारा 6 में जिसकी धारा 4 में अब यह प्रावधान किया गया है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था उसकी धारा 6 में प्रावधान किया गया था, वही प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 4 में किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की दशा प्रकट करती है। ए आशय को, बी ज्ञान को, सी सद्भाव को और डी उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि जो धारा 14 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में मन की दशा है, इसमें आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन, मन की दशा और सारी चीजें 8 शब्द उसमें जो है थे। तो उसमें आशय, ज्ञान और सद्भावना तीनों था, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सही सभी। लेकिन जो अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है उसकी धारा 12 में यह प्रावधान किया गया मन और शरीर की दशा के बारे में। तो क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 12 में यह प्रावधान किया गया। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वादों में से कौन सा संस्कृत से संबंधित नहीं है। क्या कह रहा कि निम्नलिखित वादों में से कौन संस्कृत से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है पुलकुटी कोटैया बनाम किंग एम्परर, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, सी ऑप्शन है कि मुंबई राज्य बनाम काठी कालू और डी ऑप्शन है कि टी जे पोनिंग बनाम एम एस वर्गीज। तो यही वाला डी वाला नहीं है, बाकी सभी है संस्कृत से संबंधित। पुलकुटी कोटैया बनाम किंग एम्परर भी उससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय भी संबंधित है, मुंबई राज्य बनाम काटिकालू भी संबंधित है, जबकि टी जे पोनिंग बनाम यमसी वर्गीज इससे संबंधित नहीं है। आगे है क्वेश्चन कि निम्नलिखित वादों में कौन सा मृत्युकालीन कथन से संबंधित। क्या कह रहा है? निम्नलिखित वादों में से कौन सा मृत्युकालीन कथन से संबंधित है। ए कह रहा कि वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, बी कहता है महमूद शाह बनाम किंग एम्परर, सी कहता है कि आर बनाम टासन, डी कहता है क्वीन बनाम अब्दुल्ला। इसमें कौन मृत्युकालीन कथन से संबंधित है? तो आपको पता है कि क्वीन बनाम अब्दुल्ला मृत्युकालीन कथन से संबंधित है, जिसमें कि इशारों द्वारा मृत्युकालीन कथन के बारे में कहा गया है कि मृत्युकालीन कथन इशारों से भी हो सकता है। जबकि वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर यह जो है सामान्य आशय से संबंधित है। महमूद शाह बनाम किंग एम्परर यह भी सामान्य आशय से संबंधित कॉमन इंटेंशन के दोनों जो है केस है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम महमूद शाह में सामान्य आशय और समान आशय और सामान्य आशय दोनों में अंतर बताया गया था। ठीक, आर बनाम टांसल का मामला जो है आपको जब पढ़ेंगे मिनसीरिया तो इससे संबंधित है आर बनाम टाल्सन का मामला, और जो है 76 और 76 और 79 से भी आर बनाम टाल्सन का मामला संबंधित है। आगे है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा द्वितीय साक्ष्य नहीं है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा द्वितीय साक्ष्य नहीं है। पहला कहता है यांत्रिक प्रक्रिया की जो है यांत्रिक प्रक्रिया से
मौलिक से प्रतिलिपि का बनाना। क्या कह रहा है? यांत्रिक प्रक्रिया के मौलिक से प्रतिलिपि का बनाना। दूसरा कहता है मौलिक से प्रतिलिपि बनाना और तुलनात्मक तरीके से बनाना। तीसरा कहता है किसी दस्तावेज की मौलिक वाचन उस व्यक्ति द्वारा जिसने उस दस्तावेज को देखा है उसके द्वारा। डी कहता है कि फोटो चित्र का मौखिक वाचन। तो डी वाला नहीं है सेकेंडरी एविडेंस, जबकि फर्स्ट वाला भी सेकेंडरी है। सेकेंड और थर्ड ये सब जो है द्वितीयक साक्ष्य है, जबकि डी वाला द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। फोटो चित्र से मौखिक वाचन यह द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। आगे है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य नियम की किस धारा के प्रावधान के अनुसार साबित किया जा सकता है? क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य नियम की किस धारा के अंतर्गत साबित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है कि 65A, बी है 65B, सी है 66 और डी है 67। तो आपको पता है कि 65B में जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है। जबकि अभी क्या हो गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 में यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु कैसे साबित की जाती है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि आगे क्वेश्चन है जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखने से संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण है तब उन तथ्यों का जो उसके अर्थ को दर्शित करता है और त्रुटि की पूर्ति करता है। ए कह रहा साक्ष्य दिया जा सकता है, बी कह रहा मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, सी कह रहा दस्तावेजी साक्ष्य दिया जा सकता है और डी कह रहा है कि साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो जानते हैं जब 93 पढ़ते हैं तो वहां क्या कहा गया है कि जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखने से ही संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण प्रतीक होती है तो ऐसे जो है इसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता, अर्थात इसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। कहाँ पे प्रावधान है? तो 1872 की जो साक्ष्य अधिनियम है उसकी धारा 93 में इसका प्रावधान किया गया है। लेकिन जो अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है 2023 का, उसकी धारा 96 में ऐसा प्रावधान किया गया है। फिर क्वेश्चन है आगे का, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। क्या कह रहा है? कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। क्या कह रहा है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 109 में। दूसरा कहता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 में। तीसरा कहता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 में और डी कहता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में। तो आपको पता है 110 में स्वामित्व कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। 110 में यह प्रावधान किया गया है। जो वर्तमान में जो आई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उसकी धारा 113 में यह प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? तो पहला ऑप्शन है कि 25/12/1973 को। दूसरा ऑप्शन है 25/1/1974 को। तीसरा ऑप्शन है 25/2/1974 को। चौथा ऑप्शन है 25/5/1974 को। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। 25 जनवरी 1974 को 1973 वाली जो CRPC है उसको जो है राष्ट्रपति की अनुमति में मिली थी, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है 25 जनवरी 1974 को। लेकिन अभी जो आया है भारतीय नागरिक संहिता इसको जो है 25 दिसंबर 2023 को 25 दिसंबर 2023 को तीनों एक्ट भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन तीनों एक्ट को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और जिसको लागू कर दिया गया है। तो आपको पता ही है कि अब जो है इसको 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन है निम्न में से किसके अंतर्गत CRPC से संबंधित अपराधों का वर्गीकरण किया गया है? क्या कह रहा है? निम्न में से किसके अंतर्गत जो अपराध है उनका वर्गीकरण किया गया है? तो ए ऑप्शन है धारा 320 जो कि अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 359 हो गया है।
फिर कह रहा प्रथम अनुसूची, दूसरा कह रहा द्वितीय अनुसूची और धारा 482। तो आपको पता है कि अपराधों का जो वर्गीकरण किया गया है वह प्रथम अनुसूची में किया गया है। ठीक है, सीआरपीसी की जो प्रथम अनुसूची थी उसमें अपराधों का वर्गीकरण करा गया है। वैसे ही जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी भी प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। फिर आगे क्वेश्चन है, धारा 55A के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल करे। अंतर स्थापित किया गया किस एक्ट द्वारा? कह रहा है 55A किस अधिनियम द्वारा यह सीआरपीसी में डाला गया? तो पहला ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा। दूसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा। तीसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2010 द्वारा। और चौथा है दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा। तो आपको पता है कि बी वाला ऑप्शन सही है। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा 55A डाला गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल करे। और अब ये प्रावधान 55A किस धारा में है? तो अब ये 56 में हो गया, 56 में 56 में हो गया है। किस में? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। जो 55A का प्रावधान है अब ये जो है 56 में हो गया है। आगे देखिए क्वेश्चन, किसी पत्नी को अपने पति से धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का हकदार नहीं होगी। क्या कह रहा है कि कोई पत्नी अपने पति से धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का हकदार कब नहीं होगी? जानते हैं कि जो 125 सीआरपीसी की थी धारा थी, अब जो है BNSS में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 144 धारा में यह प्रावधान कर दिया गया है। क्या कह रहा? पहला ऑप्शन कि उसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और पुनः विवाह नहीं किया है। दूसरा कहता है कि पत्नी वह जो भरण पोषण करने के लिए असमर्थ है। तीसरा कहता है कि यदि वह अपने पति के साथ रहने से इस आधार पर इनकार करती कि वह खेल रखता है। चौथा कहता है यदि वह जाड़ता की दशा में रह रही हो। तो यह चौथा डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर पत्नी जाड़ता की दशा में रह रही है तो अपने पति से भरण पोषण की डिमांड नहीं कर सकती। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि एक ब्रिटिश नागरिक ने एक पंजीकृत विमान पर अपराध किया। अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी? क्या कह रहा है कि एक ब्रिटिश नागरिक ने पंजीकृत विमान पर अपराध किया। अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी? ए ऑप्शन है धारा 188, बी ऑप्शन है धारा 183, सी ऑप्शन है धारा 182 और डी ऑप्शन है धारा 186। तो पहले वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला धारा 188 अर्थात 188, जो कि अभी कहाँ पे है? तो जब अब BNSS की बात करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 में यह प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? क्या कह रहा है कि किस धारा के अंतर्गत जो अभियुक्त है, सीआरपीसी की किस धारा में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट क्या करता है? पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रदान करता है। ए कह रहा है 205, बी कह रहा है 209, सी कह रहा है 207 और डी कह रहा है 208। तो आपको पता है कि 207 सी वाला ऑप्शन सही होगा। 207 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज प्रदान करता है। और वर्तमान में BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह जो है 230 में प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन साक्षी की भाव भंगिमा को अभिलिखित करने का उपबंध है? क्या कह रहा है? साक्षी की जो भाव भंगिमा है उसे किस धारा में यह उपबंध किया गया है कि उसे अभिलिखित किया जाएगा? ए ऑप्शन है 280, बी ऑप्शन है कि 279, सी ऑप्शन है 278 और डी ऑप्शन है 281। ठीक है,
तो आपको पता है कि 280 ए वाला ऑप्शन सही है। 280 के अंतर्गत साक्षी की भावभंगिमा के बारे में जो कथन है उसको अभिलिखित किया जाता है। अब यह प्रावधान कहाँ हो गया? तो 315 में हो गया है। किसमें? BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 315 में यह प्रावधान किया गया है। आगे कहता है दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं में से किस में निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान किया गया है? ए ऑप्शन है 301, बी ऑप्शन है 306, सी ऑप्शन है 304 और डी ऑप्शन है 309। तो आपको पता है सी वाला ऑप्शन सही है। 304 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान किया गया है। अब वह कहाँ है? तो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 341 में यह प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या है? ए कहता है आज्ञा पर मैंडेटरी, बी कहता निर्देशात्मक, सी कहता विवेकाधीन और डी कहता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्व न्याय या जिसे रेस जुडिकेत्रा भी कहते हैं, उसके संबंध वह जो सिद्धांत है वो उसकी थ्योरी आज्ञापक होती है। ए वाला सही ऑप्शन है। फिर आगे क्वेश्चन है एक डिग्री के निष्पादन की कार्यवाही में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं। यह प्रश्न अवधारित किया जाएगा। ए कह रहा है कि डिग्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा, बी कह रहा है डिग्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा, सी कह रहा है अपीली न्यायालय द्वारा और डी कह रहा है पृथकवाद द्वारा। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा कि अगर कोई यह प्रश्न डिग्री के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का प्रतिनिधि है या नहीं, तो ये निष्पादन करने वाला न्यायालय ही डिसाइड करेगा। तो अर्थात डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय, बी वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित वादों में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता। क्या कह रहा है कि किसमें न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता? धारा 75 में इसके संबंध में प्रावधान CPC में किया गया है। ठीक है। तो ए ऑप्शन है किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए जारी किया जा सकता है, बी कह रहा है लेखाओं के परीक्षण के लिए जारी किया जा सकता है, सी कह रहा है विभाजन के लिए भी जारी किया जा सकता है और डी है डिग्री के निष्पादन के लिए। डिग्री के निष्पादन के लिए कमीशन जारी नहीं हो सकता। अर्थात डी वाला ऑप्शन है कि कमीशन कब जारी नहीं किया जा सकता। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा कि डिग्री के निष्पादन के लिए कमीशन जारी नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए भी किया जा सकता है, लेखाओं के परीक्षण के लिए भी किया जा सकता है और विभाजन के लिए भी किया जा सकता है। अब आगे क्वेश्चन है CPC की धारा 114 में निम्नलिखित आदेशों में से किस आदेश के प्रावधान के साथ पढ़ा जाना चाहिए? धारा 114 किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए? तो जब देखेंगे धारा 114 में क्या है, रिव्यू के बारे में है, पुनर्विलोकन के बारे में है। तो ए ऑप्शन है 46 के नियम 1 के अंतर्गत, बी ऑप्शन है कि ऑर्डर पहला है, ए ऑप्शन है कि आदेश 46 नियम 1 के अंतर्गत, बी ऑप्शन है आदेश 41 के अंतर्गत, सी है आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत और डी ऑप्शन है आदेश 47 नियम 3 के अंतर्गत। तो आपको पता है कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन है प्लीडिंग को बदला या संशोधित किया जा सकता है। प्लीडिंग को बदला या संशोधित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है आर्डर 6 रूल 9 CPC के तहत, बी ऑप्शन है आर्डर 6 रूल 10 CPC के तहत, सी ऑप्शन है आर्डर 6 रूल 16 CPC के तहत और डी ऑप्शन है आर्डर 6 रूल 17 CPC के तहत। तो आपको पता है कि डी वाला ऑप्शन सही होगा, आदेश 6 रूल 17 CPC के तहत किसी भी प्लेडिंग को बदला या संशोधित किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है स्वीकृत होने पर निर्णय दिया जा सकता है। क्या कह रहा है? स्वीकृत होने पर निर्णय दिया जा सकता है। ए ऑप्शन है आदेश 12 नियम 2 CPC के अंतर्गत, बी ऑप्शन है आदेश 12 नियम 4 CPC के अंतर्गत, सी ऑप्शन है आदेश 12 नियम 6 CPC के अंतर्गत और डी ऑप्शन है आदेश 12 नियम 8 CPC के अंतर्गत। तो आदेश 12 नियम 6 CPC के अंतर्गत स्वीकृति होने पर निर्णय दिया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि सही उत्तर बताइए। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जहां सुनवाई की समाप्ति के पश्चात और निर्णय के सुनाए जाने के पहले किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, वहां
क्या कह रहा है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन सुनवाई की समाप्ति के पश्चात और निर्णय सुनाए जाने के पहले किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है वहां ए कह रहा है कि वाद का उपशमन हो जाएगा, बी कह रहा है कि वाद का उपशमन नहीं होगा, सी कह रहा है वाद हेतु बचा हो तो उपशमन नहीं होगा, सी कह रहा है कि ऐसा माना जाएगा कि निर्णय मृत्यु के पश्चात सुनाई गया तो वाद का उपशमन नहीं होगा। जो बी वाला ऑप्शन है वह सही होगा। किसी पक्षकार के मृत्यु से वाद पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे क्वेश्चन है कि आदेश 43 सीपीसी के तहत अपील निम्न में से किस आदेश के विरुद्ध होती है। क्या कह रहा है, जो आदेश 43 है सीपीसी उसके अंतर्गत अपील किस आदेश की होती है। ए कह रहा है आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद को नामंजूर करने के लिए। बी कह रहा है कि आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार करने के आदेश से। सी कह रहा है कि आदेश 8 नियम 1 के तहत परिवादी की लिखित कथन प्रस्तुत करने से इनकार करने के आदेश के लिए। और डी कह रहा है कि आदेश 14 नियम 5 सीपीसी के तहत वाद के किसी पक्षकार के निवेदन पर विवादक को काट देने से इनकार करने के आदेश के लिए। तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा कि आर्डर 22 रूल 9 के अंतर्गत जो वाद का उपशमन या खारिज को अपास्त करने से इनकार करने का आदेश के तहत, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवृत्त हुई थी। जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है किस दिन को प्रवर्तन हुआ था। ए ऑप्शन है कि 1 मार्च 1881 को, बी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1881 को, सी ऑप्शन है 1 जुलाई 1882 को, डी ऑप्शन है कि 1 अगस्त 1882 को। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। 1 जुलाई 1882 को जो टीपीए है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 उसको प्रवृत्त किया गया था। इस तरह मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया, आगे और वीडियो में ही बताती रहूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।